एक बार राजा कृष्णदेव राय ने अपने गृहमंत्री को राज्य में अनेक कुएं बनाने का आदेश दिया। गर्मियां पास आ रही थीं, इसलिए राजा चाहते थे कि कुएं शीघ्र तैयार हो जाएं ताकि लोगों को गर्मियों में थोड़ी राहत मिल सके। गृहमंत्री ने इस कार्य के लिए शाही कोष से बहुत सा धन लिया। शीघ्र ही राजा के आदेशानुसार नगर में अनेक कुएं तैयार हो गए। इसके बाद एक दिन राजा ने नगर भ्रमण किया और कुछ कुओं का स्वयं निरीक्षण किया। अपने आदेश को पूरा होते देख वे संतुष्ट हो गए। गर्मियों में एक दिन नगर के बाहर से कुछ गांव वाले तेनालीराम के पास पहुंचे। वे सभी गृहमंत्री के विरुद्ध शिकायत लेकर आए थे। तेनालीराम ने उनकी शिकायत सुनी और उन्हें न्याय प्राप्त करने का रास्ता बताया। तेनालीराम अगले दिन राजा से मिले और बोले, महाराज, मुझे विजयनगर में कुछ चोरों के होने की सूचना मिली है। वे हमारे कुएं चुरा रहे हैं। इस पर राजा बोले, क्या बात करते हो तेनाली? कोई चोर कुएं को कैसे चुरा सकता है महाराज? यह बात आश्चर्यजनक जरूर है, परंतु सच है। वे चोर अब तक कई कुएं चुरा चुके हैं, तेनालीराम ने बहुत ही भोलेपन से कहा। उसकी बात को सुनकर दरबार में उपस्थित सभी दरबारी हंसने लगे। महाराज ने कहा, तेनालीराम, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है। आज कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? तुम्हारी बातों पर कोई भी व्यक्ति विश्वास नहीं कर सकता। महाराज, मैं जानता था कि आप मेरी बात पर विश्वास नहीं करेंगे, इसलिए मैं कुछ गांव वालों को साथ साथ लाया हूं। वे सभी बाहर खड़े हैं। यदि आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो आप उन्हें दरबार में बुलाकर पूछ लीजिए। वे आपको सारी बात विस्तार पूर्वक बता देंगे। राजा ने बाहर खड़े गांव वालों को दरबार में बुलवाया। एक गांव वाला बोला, महाराज, गृहमंत्री द्वारा बनाए गए सभी कुएं समाप्त हो गए हैं, आप स्वयं देख सकते हैं। राजा ने उनकी बात मान ली और गृहमंत्री तेनालीराम कुछ दरबारियों तथा गांव वालों के साथ कुओं का निरीक्षण करने के लिए चल दिए। पूरे नगर का निरीक्षण करने के पश्चात उन्होंने पाया कि राजधानी के आसपास के अन्य स्थानों तथा गांवों में कोई कुआं नहीं है। राजा को यह पता लगते देख गृहमंत्री घबरा गया। वास्तव में उसने कुछ कुओं को ही बनाने का आदेश दिया था। बचा हुआ धन उसने अपनी सुख सुविधाओं पर व्यय कर दिया। अब तक राजा भी तेनालीराम की बात का अर्थ समझ चुके थे। वे गृहमंत्री पर क्रोधित होने लगे। तभी तेनालीराम बीच में बोल पड़ा, महाराज, इसमें इनका कोई दोष नहीं है। वास्तव में वे जादुई कुएं थे, जो बनने के कुछ दिन बाद ही हवा में समाप्त हो गए। अपनी बात समाप्त कर तेनालीराम गृहमंत्री की ओर देखने लगा। गृहमंत्री ने अपना सिर शर्म से झुका लिया। राजा ने गृहमंत्री को बहुत डांटा तथा उसे 100 और कुएं बनवाने का आदेश दिया। इस कार्य की सारी जिम्मेदारी तेनालीराम को सौंपी गई। एक बार राजा कृष्णदेव राय और तेनालीराम के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। तेनालीराम रूठकर चले गए। 8-10 दिन बीते तो राजा का मन उदास हो गया। राजा ने तुरंत सेवकों को तेनालीराम को खोजने भेजा। आसपास का पूरा क्षेत्र छान लिया, पर तेनालीराम का कहीं अता पता नहीं चला। अचानक राजा को एक तरकीब सूझी। उसने सभी गांवों में मुनादी कराई कि राजा अपने राजकीय कुएं का विवाह रचा रहे हैं, इसलिए गांव के सभी मुखिया अपने अपने गांव के कुओं को लेकर राजधानी पहुंचे। जो आदमी इस आज्ञा का पालन नहीं करेगा, उसे जुर्माने में 1000 स्वर्ण मुद्राएं देनी होंगी। मुनादी सुनकर सभी परेशान हो गए। भला कुएं भी कहीं लाए ले जाए जा सकते हैं। जिस गांव में तेनालीराम भेष बदलकर रहता था, वहां भी यह मुनादी सुनाई दी। गांव का मुखिया परेशान था।
तेनालीराम समझ गए कि उसे खोजने के लिए ही महाराज ने यह चाल चली है। तेनालीराम ने मुखिया को बुलाकर कहा, मुखिया जी, आप चिंता न करें, आपने मुझे गांव में आश्रय दिया है, इसलिए आपके उपकार का बदला मैं चुकाऊंगा। मैं एक तरकीब बताता हूं कि आप आसपास के मुखियाओं को इकट्ठा करके राजधानी की ओर प्रस्थान करें। सलाह के अनुसार सभी राजधानी की ओर चल दिए। तेनालीराम भी उनके साथ थे। राजा को उनकी बात समझते देर नहीं लगी कि यह तेनालीराम की तरकीब है। राजा ने पूछा, सच सच बताओ कि तुम्हें यह अक्ल किसने दी है, राजन? थोड़े दिन पहले हमारे गांव में एक परदेशी आकर रुका था, उसी ने हमें यह तरकीब बताई है, आगंतुक ने जवाब दिया। सारी बात सुनकर राजा स्वयं रथ पर बैठकर राजधानी से बाहर आए और ससम्मान तेनालीराम को दरबार में वापस लाए। गांव वालों को भी पुरस्कार देकर विदा किया। राजधानी के बाहर पहुंचकर वे एक जगह पर रुक गए। एक आदमी को मुखिया का संदेश देकर राज दरबार में भेजा। वह आदमी दरबार में पहुंचा और तेनालीराम को राय के अनुसार बोला, महाराज, हमारे गांव के कुएं विवाह में शामिल होने के लिए राजधानी के बाहर डेरा डाले हैं। आप मेहरबानी करके राजकीय कुएं को उनकी अगवानी के लिए भेजें ताकि हमारे गांव के कुएं ससम्मान दरबार के सामने हाजिर हो सकें। राजा को उनकी बात समझते देर नहीं लगी कि यह तेनालीराम की तरकीब है। राजा ने पूछा, सच सच बताओ कि तुम्हें यह अक्ल किसने दी है, राजन? थोड़े दिन पहले हमारे गांव में एक परदेशी आकर रुका था, उसी ने हमें यह तरकीब बताई है, आगंतुक ने जवाब दिया। सारी बात सुनकर राजा स्वयं रथ पर बैठकर राजधानी से बाहर आए और ससम्मान तेनालीराम को दरबार में वापस लाए। गांव वालों को भी पुरस्कार देकर विदा किया। एक दिन बातों बातों में राजा कृष्णदेव राय ने तेनालीराम से पूछा, अच्छा, यह बताओ कि किस प्रकार के लोग सबसे अधिक मूर्ख होते हैं और किस प्रकार के सबसे अधिक सयाने? तेनालीराम ने तुरंत उत्तर दिया, महाराज, ब्राह्मण सबसे अधिक मूर्ख और व्यापारी सबसे अधिक सयाने होते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? राजा ने कहा। मैं यह बात साबित कर सकता हूं, तेनालीराम ने कहा। कैसे? राजा ने पूछा। अभी जान जाएंगे आप, जरा राजगुरु को बुलवाइए। राजगुरु को बुलवाया गया। तेनालीराम ने कहा, महाराज, अब मैं अपनी बात साबित करूंगा, लेकिन इस काम में आप दखल नहीं देंगे। आप यह वचन दें, तभी मैं काम आरंभ करूंगा। राजा ने तेनालीराम की बात मान ली। तेनालीराम ने आदरपूर्वक राजगुरु से कहा, राजगुरु जी, महाराज को आपकी चोटी की आवश्यकता है। इसके बदले आपको मुहमांगा इनाम दिया जाएगा। राजगुरु को काटो तो खून नहीं। वर्षों से पाली गई प्यारी चोटी को कैसे कटवा दें? लेकिन राजा की आज्ञा कैसे टाली जा सकती थी? उसने कहा, तेनालीराम जी, मैं इसे कैसे दे सकता हूं? राजगुरु जी, आपने जीवन भर महाराज का नमक खाया है। चोटी कोई ऐसी वस्तु तो है नहीं जो फिर न आ सके। फिर महाराज मुहमांगा इनाम भी दे रहे हैं। राजगुरु मन ही मन समझ गया कि यह तेनालीराम की चाल है। तेनालीराम ने पूछा, राजगुरु जी, आपको चोटी के बदले क्या इनाम चाहिए? राजगुरु ने कहा, 5 स्वर्ण मुद्राएं बहुत होंगी। 5 स्वर्ण मुद्राएं राजगुरु को दे दी गईं और नाई को बुलावाकर राजगुरु की चोटी कटवा दी गई। अब तेनालीराम ने नगर के सबसे प्रसिद्ध व्यापारी को बुलवाया। तेनालीराम ने व्यापारी से कहा, महाराज को तुम्हारी चोटी की आवश्यकता है। सब कुछ महाराज का ही तो है, जब चाहे ले लें, लेकिन बस इतना ध्यान रखें कि मैं एक गरीब आदमी हूं। व्यापारी ने कहा, तुम्हें तुम्हारी चोटी का मुहमांगा दाम दिया जाएगा,
तेनालीराम ने कहा। सब आपकी कृपा है, लेकिन व्यापारी ने कहा। क्या कहना चाहते हो तुम? तेनालीराम ने पूछा। जी, बात यह है कि जब मैंने अपनी बेटी का विवाह किया था तो अपनी चोटी की लाज रखने के लिए पूरी 5,000 स्वर्ण मुद्राएं खर्च की थीं। पिछले साल मेरे पिता की मौत हुई, तब भी इसी कारण 5,000 स्वर्ण मुद्राओं का खर्च हुआ और अपनी इसी प्यारी दुलारी चोटी के कारण बाजार से कम 5,000 स्वर्ण मुद्राओं का उधार मिल जाता है। अपनी चोटी पर हाथ फेरते हुए व्यापारी ने कहा। इस तरह तुम्हारी चोटी का मूल्य 15,000 स्वर्ण मुद्राएं हुआ। ठीक है, यह मूल्य तुम्हें दे दिया जाएगा। 15,000 स्वर्ण मुद्राएं व्यापारी को दे दी गईं। व्यापारी चोटी मुंडवाने बैठा। जैसे ही नाई ने चोटी पर उस्तरा रखा, व्यापारी कड़क कर बोला, संभल कर नाई के बच्चे। जानता नहीं, यह महाराज कृष्णदेव राय की चोटी है। राजा ने सुना तो आगब बूला हो गया। इस व्यापारी की यह मजाल कि हमारा अपमान करे। उन्होंने कहा, धक्के मारकर निकाल दो इस सिरफिरे को। व्यापारी 15,000 स्वर्ण मुद्राओं की थैली को लेकर वहां से भाग निकला। कुछ देर बाद तेनालीराम ने कहा, आपने देखा महाराज, राजगुरु ने तो 5 स्वर्ण मुद्राएं लेकर अपनी चोटी मुड़वा ली। व्यापारी 15,000 स्वर्ण मुद्राएं भी ले गया और चोटी भी बचा ली। आप ही कहिए, ब्राह्मण सयाना हुआ कि व्यापारी? राजा ने कहा, सचमुच तुम्हारी बात ठीक निकली। एक बार की बार है, दरबार में राजा कृष्णदेव राय और मंत्रीगण बैठे हुए थे। तभी एक बूढ़े राज दरबारी देव परिया ने राजा से कहा कि अब वह बहुत बुढ़ हो चुका है और वह अब अपने गांव जाकर अपना आखिरी समय अपने परिवार के साथ बिताना चाहता हूँ। राजा ने उस बूढ़े दरबारी को मना करते हुए कहा कि आप रुक जाइए, हमें आपकी सलाह की बहुत आवश्यकता है। परंतु वह दरबारी अत्यंत कमजोर और बूढ़ा हो चुका था, इसलिए राजा कृष्णदेव राय उसे मना न कर सके और दरबार के कार्यों से मुक्त कर दिया और उसे सम्मान के साथ उन्हें भेजा। उस दरबारी के जाने के बाद राजा को बहुत दुख हुआ, क्योंकि राजा उनका बहुत आदर करते थे और वह उनके मुख्य सलाहकारों में से एक थे। राजा बहुत दुखी हुए और उन्होंने अपने राज्य के कार्यों पर भी ध्यान देना छोड़ दिया। तेनालीराम उनके राजा के इस बदलाव को समझ गए और उन्होंने इसका हल निकालने का एक तरकीब सोचा। अगले दिन से तेनाली दरबार में नहीं गए। ऐसा करते करते एक हफ्ता हो गया, तेनाली फिर भी दरबार नहीं आए। जब राजा ने अपने सैनिक को तेनाली के घर भेजा तो वहां भी ताला लगा हुआ था। सैनिक जब दरबार लौटे तो उन्होंने राजा को बताया कि उनके घर में तो ताला लगा है और लगता है तेनालीराम हमारा राज्य छोड़कर चले गए। तभी दरबार में बैठे एक सलाहकार ने राजा से कहा, हे महाराज, आप मन को शांत करने के लिए क्यों न राज्य का दौरा कर आएं? यह बात राजा को पसंद आई और राजा राज्य का सैर करने निकले। राज्य का सैर करते करते राजा नदी किनारे पहुंचे। वहां वो नदी के सुंदर नीले रंग के पानी को देखकर मुग्ध हो गए और राजा ने देखा कि वहां एक साधु बैठा हुआ है। घूमने के बाद राजा अपने महल में लौट आते हैं। अगले दिन राजा फिर से नदी किनारे जाते हैं। वहां वो दोबारा नदी के पानी को देखकर उसकी सुंदरता का वर्णन करने लगते हैं। तभी वह साधु राजा की बात सुनकर हंसने लगता है। राजा को समझ नहीं आता कि साधु क्यों हंस रहा है और वह साधु से हंसने का कारण पूछते हैं। तब वह साधु राजा को बताते हैं कि कल जो पानी आपने देखा था वह अब बह चुका है और नया पानी बहकर आ चुका है। इसी प्रकार हमारे जीवन में लोगों का आना और जाना भी लगा रहता है, इसलिए उनके जाने से हमें नहीं रुकना चाहिए। आप अपने बूढ़े दरबारी के जाने पर इतने दुखित क्यों हैं? राजा ने उत्तर दिया,
परंतु तेनालीराम जो जवान है और जिसे मैं बहुत पसंद करता हूँ वो मुझे क्यों छोड़कर चले गए? क्या आप अपनी शक्ति से बता सकते हैं अभी तेनाली कहाँ है? साधु ने उत्तर दिया, मैं जरूर इसी वक्त आपके सामने तेनालीराम को ला सकता हूँ, पर उसके लिए आपको एक वचन देना होगा कि आप इस राज्य को बिना किसी चिंता के चलाएं और खुश रहें। ऐसा कहकर उस साधु ने अपना असली रूप दिखाया। वह तेनालीराम था जिसने साधु का रूप धारण किया था। राजा कृष्णदेव राय बहुत खुश हुए और उन्होंने तेनाली को गले से लगा लिया। महाराज कृष्णदेव राय के राजमहल में एक बगीचा था जिसमें विभिन्न प्रकार के फूल लगे हुए थे। सारे फूलों में लाल गुलाब के फूल महाराज को अति प्रिय थे, इसलिए माली को उन्होंने उन फूलों का विशेष ध्यान रखने का निर्देश दिया था। महाराज जब भी बगीचे में भ्रमण करने आते तो लाल गुलाब के फूलों को देख प्रसन्न हो जाते। एक दिन जब वे बगीचे में भ्रमण के लिए आए तो पाया कि पौधों में लगे लाल गुलाब के फूलों की संख्या कुछ कम है। गुलाबों के कम होने का क्रम कई दिनों तक चला। ऐसे में उन्हें संदेह हुआ कि अवश्य कोई लाल गुलाब के फूलों की चोरी कर रहा है। उन्होंने बगीचे में पहरेदार लगवा दिए और उन्हें आदेश दिया कि जो भी लाल गुलाब का फूल तोड़ते हुए दिखे उसे तत्काल बंदी बनाकर उनके समक्ष प्रस्तुत किया जाए। पहरेदार सतर्कता से बगीचे की निगरानी करने लगे। उनकी निगरानी रंग लाई और एक दिन चोर उनके हाथ लग गया। यह चोर और कोई नहीं बल्कि तेनालीराम का पुत्र था। जब यह बात तेनालीराम के घर तक पहुंची तो उसकी पत्नी बहुत चिंतित हुई और तेनालीराम से मिन्नतें करने लगी कि किसी भी तरह उसके पुत्र को छुड़ाकर लाए। तेनालीराम अविलंब राजमहल के बगीचे की ओर चल पड़ा ताकि महाराज के सम्मुख प्रस्तुत करने के पूर्व वह अपने पुत्र से मिल सके। रास्ते भर वह उसे बचाने का उपाय सोचता रहा। जब वह राजमहल के बगीचे में पहुंचा तो देखा कि पहरेदार उसके पुत्र को महाराज के सम्मुख प्रस्तुत करने की तैयारी में है। जब वह अपने पुत्र से बात करने को हुआ तो पहरेदारों ने यह कहकर रोक दिया कि अब अपने पुत्र से बंदी गृह में मिलना। तेनालीराम क्या करता? दूर खड़ा अपने पुत्र को पहरेदारों द्वारा ले जाता हुआ देखता रहा। उसका पुत्र जोर जोर से रो रहा था और कह रहा था, पिताजी, आगे से मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, मुझे बचा लीजिए, कृपया कुछ करिए। तेनालीराम दूर से ही चिल्लाया, मैं क्या कर सकता हूं? अपनी तीखी जुबान का प्रयोग करो, शायद वही तुम्हें बचा पाए। पुत्र सोचने लगा कि ये पिताजी क्या कह गए, क्या इसका कोई अर्थ था? वह सोचने लगा और कुछ देर में उसे पिता द्वारा कही बात का अर्थ समझ में आ गया। उसका अर्थ था कि तीखी जुबान का प्रयोग कर गुलाब के फूलों को खा लो। उसने ऐसा ही किया और रास्ते भर गुलाब के फूलों को खाता रहा। जब पहरेदार महाराज के सामने पहुंचे तब तक वह सारे गुलाब खा चुका था। पहरेदार महाराज से बोले, महाराज, ये बालक ही लाल गुलाब के फूलों का चोर है। हमने इसे रंगे हाथ पकड़ा है। लज्जा नहीं आती? इतनी छोटी उम्र में चोरी करते हो? बड़े होकर क्या करोगे? महाराज क्रुद्ध होकर बोले। तेनालीराम का पुत्र बोला, मैंने कोई चोरी नहीं की महाराज। मैं तो बस बगीचे से जा रहा था और आपके पहरेदारों ने मुझे पकड़ लिया। कदाचित इनका ध्येय आपकी प्रशंसा का पात्र बनना है, किंतु महाराज इसमें मुझ निर्दोष को सजा क्यों? अगर मैंने गुलाब चुराए होते तो मेरे पास गुलाब भी होते, लेकिन देखिए मेरे हाथ खाली है। महाराज ने देखा कि उसके हाथ में कोई गुलाब नहीं है। पहरेदार भी चकित थे कि सारे गुलाब कहाँ नदारद हो गए। रास्ते में अपनी धुन में वे ध्यान नहीं दे पाए कि कब तेनाली का पुत्र सारे गुलाब चट कर गया।
अब बिना प्रमाण के यह साबित करना असंभव था कि वह गुलाब चोर हैं। महाराज पहरेदारों को फटकारने लगे, एक निर्दोष बालक को तुम कैसे पकड़ लाए? इसे अपराधी सिद्ध करने का क्या प्रमाण है तुम्हारे पास? भविष्य में प्रमाण के साथ चोर को लेकर आना। इसे तत्काल छोड़ दो। तेनालीराम के पुत्र को छोड़ दिया गया। वह घर पहुंचा और अपने माता पिता से क्षमा मांगी और उन्हें वचन दिया कि भविष्य में बिना पूछे कभी किसी की कोई वस्तु नहीं लेगा, क्योंकि वह चोरी कहलाती है। तेनालीराम ने उसे क्षमा कर दिया। राजा कृष्णदेव राय के राज्य में एक कंजूस सेठ रहता था। उसके पास धन की कोई कमी न थी, पर एक पैसा भी जेब से निकालते समय उसकी नानी मर जाती थी। एक बार उसके कुछ मित्रों ने हंसी हंसी में एक कलाकार से अपना चित्र बनवाने के लिए उसे राजी कर लिया। उसके सामने वह मान तो गया, पर जब चित्रकार उसका चित्र बनाकर लाया तो सेठ की हिम्मत न पड़ी कि चित्र के मूल्य के रूप में चित्रकार को 100 स्वर्ण मुद्राएं दे दे। यूं वह सेठ भी एक तरह का कलाकार ही था। चित्रकार को आया देखकर सेठ अंदर गया और कुछ ही क्षणों में अपना चेहरा बदलकर बाहर आया। उसने चित्रकार से कहा, तुम्हारा चित्र जरा भी ठीक नहीं बन पड़ा। तुम ही बताओ, क्या यह चेहरा मेरे चेहरे से जरा भी मिलता है? चित्रकार ने देखा, सचमुच चित्र सेठ के चेहरे से जरा भी नहीं मिलता था। तभी सेठ बोला, जब तुम ऐसा चित्र बनाकर लाओगे जो ठीक मेरी शक्ल से मिलेगा, तभी मैं उसे खरीदूंगा। दूसरे दिन चित्रकार एक और चित्र बनाकर लाया जो हूबहू सेठ के उस चेहरे से मिलता था जो सेठ ने पहले दिन बना रखा था। इस बार फिर सेठ ने अपना चेहरा बदल लिया और चित्रकार के चित्र में कमी निकालने लगा। चित्रकार बड़ा लज्जित हुआ। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इस तरह की गलती उसके चित्र में क्यों होती है। अगले दिन वह फिर एक नया चित्र बनाकर ले गया, पर उसके साथ फिर वही हुआ। अब तक उसकी समझ में सेठ की चाल आ चुकी थी। वह जानता था कि यह मक्खीचूस सेठ असल में पैसे नहीं देना चाहता, पर चित्रकार अपनी कई दिनों की मेहनत भी बेकार नहीं जाने देना चाहता था। बहुत सोच विचार कर चित्रकार तेनालीराम के पास पहुंचा और अपनी समस्या उनसे कह सुनाई। कुछ समय सोचने के बाद तेनालीराम ने कहा, कल तुम उसके पास एक शीशा लेकर जाओ और कहो कि आपकी बिल्कुल असली तस्वीर लेकर आया हूं। अच्छी तरह मिलाकर देख। तेनालीराम ने कहा, कल तुम उसके पास एक शीशा लेकर जाओ और कहो कि आपकी बिल्कुल असली तस्वीर लेकर आया हूं। अच्छी तरह मिलाकर देख लीजिए, कहीं कोई अंतर आपको नहीं मिलेगा। बस फिर अपना काम हुआ ही समझो। अगले दिन चित्रकार ने ऐसा ही किया। वह शीशा लेकर सेठ के यहाँ पहुंचा और उसके सामने रख दिया। लीजिए सेठ जी, आपका बिल्कुल सही चित्र। गलती की इसमें जरा भी गुंजाइश नहीं है। चित्रकार ने अपनी मुस्कुराहट पर काबू पाते हुए कहा, लेकिन यह तो शीशा है। सेठ ने झुंझलाते हुए कहा, आपकी असली सूरत शीशे के अलावा बना भी कौन सकता है? जल्दी से मेरे चित्रों का मूल्य 1000 स्वर्ण मुद्राएं निकालिए, चित्रकार बोला। सेठ समझ गया कि यह सब तेनालीराम की सूझबूझ का परिणाम है। उसने तुरंत 1000 स्वर्ण मुद्राएं चित्रकार को दे दी। तेनालीराम ने जब यह घटना महाराज कृष्णदेव राय को बताई तो वे खूब हंसे। एक बार किसी वित्तीय समस्या में फंसकर तेनालीराम ने राजा कृष्णदेव राय से कुछ रुपए उधार लिए थे। समय बीतता गया और पैसे वापस करने का समय भी निकट आ गया, परंतु तेनाली के पास पैसे वापस लौटाने का कोई प्रबंध नहीं हो पाया था। सो उसने उधार चुकाने से बचने के लिए एक योजना बनाई। एक दिन राजा को तेनालीराम की पत्नी की ओर से एक पत्र मिला। उस पत्र में लिखा था कि तेनालीराम बहुत बीमार हैं।
तेनालीराम कई दिनों से दरबार में भी नहीं आ रहा था, इसलिए राजा ने सोचा कि स्वयं जाकर तेनाली से मिला जाए। साथ ही राजा को भी संदेह हुआ कि कहीं उधार से बचने के लिए तेनालीराम की कोई योजना तो नहीं है। राजा तेनालीराम के घर पहुंचे। वहां तेनालीराम कंबल ओढ़कर पलंग पर लेटा हुआ था। उसकी ऐसी अवस्था देखकर राजा ने उसकी पत्नी से कारण पूछा। वह बोली, महाराज, इनके दिल पर आपके दिए हुए उधार का बोझ है। यही चिंता इन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रही है और शायद इसी कारण ये बीमार हो गए। राजा ने तेनाली को सांत्वना दी और कहा, तेनाली, तुम परेशान मत हो। तुम मेरा उधार चुकाने के लिए नहीं बंधे हुए हो। चिंता छोड़ो और शीघ्र स्वस्थ हो जाओ। यह सुन तेनालीराम पलंग से कूद पड़ा और हंसते हुए बोला, महाराज, धन्यवाद। यह क्या है तेनाली? इसका मतलब तुम बीमार नहीं थे। मुझसे झूठ बोलने का तुम्हारा साहस कैसे हुआ? राजा ने क्रोध में कहा। नहीं नहीं महाराज, मैंने आपसे झूठ नहीं बोला। मैं उधार के बोझ से बीमार था। आपने जैसे ही मुझे उधार से मुक्त किया, तभी से मेरी सारी चिंता खत्म हो गई और मेरे ऊपर से उधार का बोझ हट गया। इस बोझ के हटते ही मेरी बीमारी भी जाती रही और मैं अपने को स्वस्थ महसूस करने लगा। अब आपके आदेशानुसार मैं स्वतंत्र, स्वस्थ व प्रसन्न हूँ। हमेशा की तरह राजा के पास कहने के लिए कुछ न था। वे तेनाली की योजना पर मुस्करा पड़े। एक बार महाराज कृष्णदेव राय किसी बात पर तेनालीराम से नाराज हो गए। गुस्से में आकर उन्होंने तेनालीराम से भरी राजसभा में कह दिया कि कल से मुझे दरबार में अपना मुंह मत दिखाना। उसी समय तेनालीराम दरबार से चला गया। दूसरे दिन जब महाराज राजसभा की ओर आ रहे थे, तभी एक चुगलखोर ने उन्हें यह कहकर भड़का दिया कि तेनालीराम आपके आदेश के खिलाफ दरबार में उपस्थित है। बस यह सुनते ही महाराज आगब बूला हो गए। चुगलखोर दरबारी आगे बोला, आपने साफ कहा था कि दरबार में आने पर कोड़े पड़ेंगे, इसकी भी उसने कोई परवाह नहीं की। अब तो तेनालीराम आपके हुक्म की भी अवहेलना करने में जुटा है। राजा दरबार में पहुंचे। उन्होंने देखा कि सिर पर मिट्टी का एक घड़ा ओढ़े तेनालीराम विचित्र प्रकार की हरकतें कर रहा है। घड़े पर चारों ओर जानवरों के मुंह बने थे। तेनालीराम, ये क्या बेहुदगी है? तुमने हमारी आज्ञा का उल्लंघन किया है, महाराज ने कहा। दंडस्वरूप कोड़े खाने के तैयार हो जाओ। मैंने कौन सी आपकी आज्ञा नहीं मानी महाराज? घड़े में मुंह छिपाए हुए तेनालीराम बोला, आपने कहा था कि कल मैं दरबार में अपना मुंह न दिखाऊं, तो क्या आपको मेरा मुंह दिख रहा है? हे भगवान, कहीं कुंभकार ने फूटा घड़ा तो नहीं दे दिया? यह सुनते ही महाराज की हंसी छूट गई। वे बोले, तुम जैसे बुद्धिमान और हाजिर जवाब से कोई नाराज हो ही नहीं सकता। अब इस घड़े को हटाओ और सीधी तरह अपना आसन ग्रहण करो।